नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मुंबई की अंक नाट्य संस्था फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी सिर पंचमी का सगुन का वीडियो पाठ करने जा रही है। 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में जन्मे रेणु अपनी माटी, अपने गंवई गांव के लोगों की जीवन कथा को, उनकी सांस्कृतिक संपन्नता को, उनके मन की कोमलता को बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आंचलिकता के रस में सराबोर सामाजिक सरोकार लिए ये कहानी सिर पंचमी का सगुन रेणु जी ने 1958 में लिखी थी। अंक की भूमिका रेणु जी के लिए और अधिक सारगर्भित हो जाती है क्योंकि रेणु जी और अंक के संस्थापक निर्देशक स्वर्गीय श्री दिनेश ठाकुर जी के बीच एक मधुर संबंध था। उनके बीच पत्र व्यवहार भी हुआ करते थे। तो आइए सुनते हैं धरती के धनी, लोक भाषा और लोक संस्कृत के शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी सिर पंचमी का सगुन, जिसे डिजाइन और डायरेक्ट किया है प्रीता माथुर जी ने। और कहानी में कलाकार हैं प्रीता माथुर, अमन गुप्ता, अतुल माथुर, शंकर अय्यर और मीना वैभव। निहाई पर हथौड़े की आखिरी चोट कुछ ऐसी अस्वाभाविक आवाज से पड़ी कि लुहरसार में बैठे हुए सभी गृहस्थ अचकचा उठे। सभी की आंखें कालू कमार की निहाई पर एक ही साथ केंद्रित हो गई। ये क्या? टेढ़ा फाल? किसका फाल? सिंघाए का? क्या हुआ? न दिहन गृहस्थ। सिंघाए मुंह फाड़े देखता रहा। उसके फाल पर आखिरी चोट देकर उसे काट के कठौते में डालते हुए कालू कमार ने अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। कठौते में गरम फाल छनछना उठा। सिंघाए को अचानक ज्ञान हुआ, कालू ने उसका फाल टेढ़ा कर दिया। हथौड़े की अस्वाभाविक आवाज उसके कानों के पास एक बार फिर प्रतिध्वनित हुई। बुझते हुए लोहे की लोहाइन गंध भरी भाप लुहरसार में मंडराने लगी। सिंघाए के दिल में अचानक कुछ सुलग उठा। अच्छा, तुमने मेरा फाल टेढ़ा कर दिया कालू? तो क्या करता? कालू ने एक हाथ से धोखनी की कड़ी खींचते हुए कहा। तो क्या करता? फिर दूसरे हाथ की 5 उंगलियां दिखाकर बोला, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 5 साल का खैन बाकी है। ना घनी फसल में एक चुटकी धान, न रबी फसल का मुट्ठी चना। खैन के लिए कचहरी में नालिश तो नहीं करने जाएंगे हम। क्या करता? एन सिर पंचमी के दिन ही एन गैन बस कही पंचायत बुला कर करो। सिंघाए बैठे हैं यहाँ जवार भर के गृहस्थ किसान, छोटे बड़े, इन्हीं लोगों से विचार कराओ। टेढ़ा फाल। जिला जमार का कोई कमार या लुहार टेढ़े फाल को छू नहीं सकता। जाति की बंदिश से कौन बाहर जाएगा? शहर के लुहार भी अब नहीं करते ऐसा काम, चुरा कर भी नहीं। जाति की बड़ी सभा में इस बात की भी बंदिश हो चुकी है इस बार। कहां जाएगा सिंघाए या उसके जैसा न देहन हल वाला टेढ़ा फाल लेकर? कालू कमार का कमाया हुआ खैन मारकर खेती करना खेल नहीं। ट्रैक्टर जोतने वाले बड़े किसान भी कालू का खैन नहीं मार सकते। फाल को ऐसे हिसाब से टेढ़ा किया जाता है कि हल की अंकड़ी में पच्चर लगाकर भी न बैठ सके। सणसी से सिंघाए के फाल को पकड़कर कठौते से बाहर किया कालू कमार ने। फाल टेढ़ा होकर कितना बदसूरत हो जाता है। सिंघाए ने एक लंबी सांस छोड़कर लोहरसार में बैठे हुए गृहस्थों पर निगाह दौड़ाई। एक भी हमदर्द सूरत नहीं, कोई नहीं। ठा ठा ठुन, ठा ठुन। कालू अपने देनदार गृहस्थों का फाल पीटता और कठौते में डाल देता। लोहाइन गंध वाली भाप रह रह के मंडरा जाती। सिंघाए के मन में कुछ धुंधुआ उठा। नहीं करवाएगा पंचायत। उसने उठकर अपने उपेक्षा फाल को टोकरी में रख लिया। लोहरसार से बाहर निकलकर
उसने ओट में पड़ी हुई खैनी थूक दी। थूकते समय थू पर जरा ज्यादा जोर दिया उसने। सिंघाय के जाते ही अब तक चुप बैठे हुए गृहस्थ किसानों के मुंह खुले। सभी ने कालू कमार के पक्ष का समर्थन किया। मुरब्बत की भी एक हद होती है। सिर पंचमी के दिन सभी किसान बहुत नेक टेम करके जाते हैं लोहरसार में। बांस की नई टोकरी में एक पसेरी धान, दूब और पान सुपारी के साथ हल का फाल, खुरपी और हंसिया लेकर पहुंचते हैं। नए साल की खेती के लिए सिर पंचमी को ही हल खड़ा किया जाता है। कालू कमार आसपास के 10-12 टोले का हल फाल कमाता है। उसके दोनों जवान लड़के आरा वसूली रुखान लेकर लकड़ी का काम करते हैं। हल, हरेस, जुआ आदि के लिए लकड़ी छीलते हैं। धोकनी, निहाई और हथौड़े से कालू कमार लोहे का छोटा मोटा काम करता, फाल, खुरपी और हंसिया बनाता। गांव के 4-5 हल जोतने वाले किसानों से अच्छी अवस्था है कालू कमार की। बड़े बड़े किसान भी बेर बखत पड़ने पे उससे कर्ज ले जाते हैं, कागज बनाकर। लेकिन बाकी खैन का तो कागज नहीं बना देता कोई। बाकी खैन वसूलने का यही एक जातीय तरीका है। सिर पंचमी के दिन का फाल टेढ़ा कर दो। सारी दुनिया रेरियाता फिरेगा फाल सीधा कराने के लिए। सिर पंचमी के दिन सभी किसान अपने अपने सगुन की ही बात सोचते हैं। उस दिन किसी से बेकार रार न हो, किसी की नजर न लग जाए, कोई छींक न दे। लोहरसार से लौटकर बैलों को नहलाकर सींग में तेल लगाया जाता है। हल के हरेस पर चावल के आटे की सफेदी की जाती है। औरतें उस पर सिंदूर से मां लक्ष्मी के दोनों पैरों की उंगलियां अंकित करती हैं। गांव से बाहर परती जमीन पर गांव भर के किसान अपने हल बैल और बाल बच्चों के साथ जमा होते हैं। नई खुरपी से 1.25 हाथ जमीन छीलकर केले के पत्ते पर अक्षत दूध और केले का मोती प्रसाद चढ़ाया जाता है। धूप दीप देने के बाद हल में बैलों को जोतकर पूजा के स्थान से जुताई का श्री गणेश किया जाता है। हाल की रेस पूजा के बीच में पड़े, इसका ख्याल सभी किसान रखते हैं। अपने अपने हलवाओं को सचेत कर देते हैं। बाएं बाएं जरा दाहिने, 5 चक्कर दक्षिण से उत्तर और 5 पूरब से पश्चिम। जुताई के समय जिसका बैल मलमूत्र त्याग करे, उसको खाद पानी की कमी नहीं होने वाली इस साल की खेती में। आज जिसका बैल बैठ गया या जुए से खुल गया, उसकी खेती के मालिक सीताराम। छोटे छोटे बच्चे भी सतर्क होकर अपने बैलों को देखते रहते हैं। बाबा देखो देखो, अपना गोला बैल क्या कर रहा है। तालियां बजाकर नाचते हैं, सबसे पहले हमारा बैल। सिंघाय का सगुन लोहरसार में ही बिगड़ गया। हाल नहीं, कालू ने उसकी तकदीर टेढ़ी कर दी। घर लौटते समय सिंघाय की आंखें कई बार भर भर आई। उसका 5 साल का बेटा माधो उसकी राह देख रहा होगा। माधो की मां गुड़ की खिचड़ी बना रही होगी। क्या करे सिंघाय, कहां जाए, क्या जवाब देगा बीवी बच्चे को। सिंघाय का सुलगा हुआ मन धीरे धीरे बुझने लगा। उसको लगा अंदर लुहाइन गंध वाली भाप घुमड़ रही है। ठा ठा ठुन छू छुर गुड़। गांव की सीमा के बाहर ही घर घर पकती हुई गुड़ खिचड़ी की गंध ने सिंघाय की चेतना को फिर से झकझोर दिया। जाने किस दिन का बदला लिया है कालू ने। 5 साल का खैन उसका बाकी जरूर है, सिंघाय कबूल करता है, लेकिन इसके बदले कालू ने जाने कितनी बार बेगार करवाई है। दूध, कबूतर, केले, साग सब्जी का दाम कभी कालू या उसकी बीवी ने नहीं दिया। कालू के लड़कों ने कितनी बार उससे शीशम का पेड़ कटवाया है। तख्ती चीरते समय घंटों उससे आरा खिंचवाया है। सिंघाय जैसा 2-4 जजमान हर टोले में है कालू कमार का। पश्चिमा टोले के दोरिक के जिम्मे कालू का 7 साल का खैन बाकी पड़ा है। दोरिक के पास एक गाछ जेठवा आम है, एक गाछ लीची। सिंघेसर ने आज तक किसी पनिया पंसारी को खैर नहीं दिया जिंदगी में, न कमार को, न चमार को, न धोबी को। सिंघेसर तुम्बा फेरी करना जानता है ना, डर से खैर नहीं मांगता कोई।
जाने किस बहर का बदला लिया है कालू ने। गांव में प्रवेश करने से पहले सिंघाए ने सुना कागा बोल रहा है। अशुभ असगुन भरी बोली कागा की। टेढ़ा फाल, टेढ़ी तकदीर। बाबा आ गया, सबसे पहले हमारा बाबा आ गया। सिंघाए के पैर बंद गए। एक पसेरी धान की टोकरी मनो भारी लगने लगी सिर पर। क्या करे सिंघाए, चूल्हे की आग में तपाकर सिलबट्टे पर लोढ़े से पीटने पर थोड़ा भी सीधा नहीं होगा क्या? मां तो आकर पांव से लिपट गया। मेरी छोटी खुरपी बनवाला है, देखो कहां है मेरी खुरपी। अपने बाप के हाथ की पकड़ से ही माधो समझ गया कोई बात है। उसने अपने बाप के मुंह की ओर देखा। आंगन में आकर जब जलते हुए चूल्हे में भात झोंक दिया सिंघाए ने, तो उसकी स्त्री हा हा कहकर दौड़ पड़ी। तुम्हारी मति मारी गई है। हो क्या गया है तुमको? बहन सिर पंचमी के दिन फाल को चूल्हे में क्यों झोंक दिया तुमने? ठीक किया है, हाल ही नहीं अभी हल हरेश को भी काट कर। चुप करो, अलच्छन कुलच्छन बात जबान पर मत लाओ। कहा हुआ है, बोलते काहे नहीं? सिंघाए ने चूल्हे में झोंकने की नीयत से नहीं झोंका था फाल चूल्हे में। जब माधो की मां हा हा कहकर दौड़ पड़ी तो उसका दिल भर आया और उसने खेती बाड़ी को भी भरा बुला कहना शुरू किया। ऐसी खेती बाड़ी का तो मैं। सिंघाए के अंदर मंडराती भाप मुंह, आंख और नाक से एक ही साथ निकलना चाहती है। माधो बबुआ, वो ओसारे का खंभा पकड़कर बैठ गया। इधर आओ, रो मत। बबुआ को तो चुप कराते हो और खुद कलप रहे हो। खोलकर कुछ बोलते क्यों नहीं माधो के बाबू? सिंघाए के पास आकर बोली माधो की मां। उसने अपने घर वाले की ओर देखा, हृदय की सारी सहानुभूति आंखों में भरकर। माधो के बाबू। लोहाइन गंध वाली भाप बिला गई। सिंघाए संयत होकर बोला, अब हम खेती नहीं करेंगे माधो की मां, मैंने तय कर लिया है। आज कमार ने 10 गांव के लोगों के बीच मुझे बेपानी कर दिया, हाल टेढ़ा कर दिया। हाल टेढ़ा कर दिया? माधो की मां का चेहरा अचानक तमक उठा। उसको चूल्हे में पड़ी फाल की सुधि आई। उसने चूल्हे की ओर देखा। खिचड़ी का पानी कढ़ाई में खौल रहा है। 10 ढोड़े 15 मन धान तो मैं नहीं देने जाता, और दूंगा कहां से 15 मन धान? बाप रे। माधो की मां चूल्हे से फाल निकालने लगी, बांस का खोखा लेकर। धधकते चूल्हे में टेढ़ा फाल। वो बोली, खानदान की बात नहीं, असल कारण मैं जानती हूं। उस दिन कालू की घरवाली खेत से एक बोझा ऊख काट कर ले जा रही थी। मुझसे गर्मा गर्म बत्तही हो गई। बच्चे कच्चे के लिए एक नहीं 4 ऊख ले ले कोई, पर बोझा भर ऊख कोई बिना पूछे काट ले तो का कहा जाए? तुनक्कर ऊख फेंक गई। उसी दिन मैंने समझा था वो पतल जी भी। सिंघाए ने टोका, कब, किस दिन? 5-7 दिन हुए। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? और वो क्या हुई, कहां दे आई? सिंघाए का बदलता हुआ रुख देखकर माधो की मां हुक्के के लिए चिलम तैयार करने लगी। चिलम में तंबाकू डालती हुई बोली, कहने की क्या बात थी, और तो मैं ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। ऊक मैं हाट में बेच आई। सिर पंचमी से पहले क्यों झगड़ने गई बेकार? सिंघाए ने हाथ में हुक्का लेते हुए कहा, अब इस टेढ़े फाल से सिर पंचमी में हल कैसे खड़ा किया जाए? माधो की मां और गर्म हो गई। जानबूझकर झगड़ा मोल लेने आई थी कालू की घरवाली। उसके पेट में बहुत पहले से बदमाशी फल रही थी। अब समझी असल कारण। असल कारण? और तो कोई सब असल कारण मालूम हो जाते सबसे पहले। माधो की मां चुप हो गई। सिर पंचमी के दिन भी मारपीट करेगा का? सिंघाए ने माधो को फिर अपने पास बुलाया। माधो बबुआ। अब तो गलती हो गई, माधो की मां बोली। उदास मत हो माधो की मां,
उदास नहीं है माधो की माँ, उपाय सोच रही है। सामने सिर पंचमी का सगुन। नाक काट ली कालू की बीवी ने, काट नहीं ली टेढ़ी करती। क्या किया जाए? उसने चूल्हे से निकलते हुए फाल की ओर देखा। ऐंठा हुआ काला कलूटा लोहे का टुकड़ा, भद्दा साकार असगुन। माधव की माँ के सामने कोयले की लहलाती हुई भट्टी बार बार लहक उठती है। कोयले के बड़े बड़े टुकड़े, लपलपाती लपटे, बड़े बड़े हथौड़े। अच्छी याद आई। ठीक ही तो, रेलवे पुल के पास रेलवे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं कई दिन से। माधव की माँ 3 दिन दूध बेचाई है। मशीन से चलने वाली धौंकनी है। लोहे के मोटे मोटे टुकड़े लाल टेसू हो जाते हैं बात ही बात में। माधव की माँ ने देखा है, हथौड़ा पीटने वाले जवान मिस्त्री की आंखों में पानी है। वो बोली, ठहरो। आज सिर पंचमी के दिन कौन खाएगा? कबूतर क्यों निकाल रही हो माधो की माँ? सबूर करो, भगवान ने चाहा तो खिचड़ी का पानी उतार दूं या तुम पकाओगे? तू जा कर रही है? सिंघाय अवाक देखता रह गया। माधव की माँ ने बर्तन से आधा सेर दूध लिया छोटे बर्तन में। नया अरवा चावल सेर भर, मूंग की दाल। अपनी हाट वाली टोकरी में सब कुछ रखकर वो फाल पर पानी डालकर ठंडा करने लगी। कहाँ जा रही है? हाट पर? कह रहा हूँ दुनिया का कोई लुहार नहीं छुएगा तेरा टेढ़ा फाल। माधव के बाबू, तुम बैलों को नहलाओ, मैं अभी आई। पांव पोस जमीन जाते जाते जितनी देर लगे। माधव को फुसलाकर चुप कराती हुई माधव की माँ आंगन से निकल गई। सिंघाय आखिरी बार बड़बड़ाया, कहाँ गई भगवान जाने। माधव ने हंसकर कहा, माँ मेरे लिए खुरपी लाने गई है। बूढ़े रेलवे मिस्त्री ने सीधा संबर के साथ माधव की माँ के सलोने स्वास्थ्य को भी आज गौर से देखा। गांव के लोहार कमार लोहे और लकड़ी को ही पहचानते हैं, सोने को क्या पहचाने। तिरपाल की छाया में बैठने को कहा माधव की माँ को। बूढ़े मिस्त्री ने माधव की माँ की दुख भरी कहानी सुनी चुपचाप। सिर पंचमी का सगुन लेकर आई है माधव की माँ, जवान मिस्त्री ने कहा। इसमें सोचने विचारने की क्या बात है मास्टर, पीट दीजिए फाल। बूढ़े मिस्त्री ने कहा, बाद में कोई झंझट करें गांव वाले तो। झंझट? जवान मिस्त्री हंसा। आप भी कैसी बात करते हैं मास्टर, रेलवे हद के अंदर कौन झंझट करने आएगा, इस पर देहात का आदमी। माधव की माँ ने बूढ़े मिस्त्री की ओर बड़ी करुणा भरी निगाह से देखा, घूंघट जरा सरकाकर। बूढ़ा मिस्त्री तब तक गांजे की चिलम शेष कर चुका था। उसने नई निगाह से देखा माधव की माँ की ओर। दोपहर में खिलने वाले फूल का क्या भला सा नाम है? पलेटियर साहब के बंगले पर दोपहरिया फूल। अच्छी बात, बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ। माधव की माँ घूंघट खींचकर टोकरी से फाल निकालने लगी। जरा जल्दी मिस्त्री जी, सगुन की बेला में अब देर नहीं। मशीन से चलने वाली घरघराती हुई धौंकनी फुफकार उठी। कहाँ का टेढ़ा फाल। माधव की माँ एकटक अपने फाल को देखती रही। बात बात में लाल हो गया उसका फाल। जवान मिस्त्री ने माधव की माँ की ओर देखकर कहा, 100 चोट लोहार की तो 1 चोट सरकार की। माधव की माँ दांत खोलकर मुस्कुराई। लाल टेढ़े फाल को निकालकर निहाई पर रखा जवान मिस्त्री ने ठनांग ठनांग ठनांग। प्रत्येक चोट पर क्रमशः मुस्कुराहट खिलती गई माधव की माँ के होठों पर। सुधरा हुआ सगुन, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितना बढ़िया लगने लगा अब वही फाल। कृतज्ञता से गदगद हो गई वो। उसके सर का कपड़ा बार बार सरक कर गिरा। बूढ़े मिस्त्री की आंखों में बार बार रंग उतर आया। फाल के बाद जब माधव की माँ ने एक नंगी मोथरी खुरपी निकाली तो जवान मिस्त्री हंस पड़ा। बोला, कपड़े के नीचे छिपाकर बैठिए, न जाने और क्या क्या। माधव की माँ लज्जा गई। बोली, बस एक खुरपी ये है और एक छोटी सी खुरपी बबुआ के लिए।
यदि बना दो, हसुआ में सिल पर ही तेज कर लूंगी। बूढ़े मिस्त्री ने कहा, बना दे धतुरिया, जो जो चीज कहती है बना दे, लेकिन खुरपी का बेंट तो हमारे पास न बनेगा। धतुरिया ने कहा, वो भी हो जाएगा। बड़े वाले औजार बकस में कई छोटे बड़े छूछे बेंट हैं पुराने, लगा दूंगा। लगा दे, लगा दे। तुम छाया में बैठो दूध वाली, बना देगा सब कुछ। बना दे धतुरिया। बूढ़ा गांजे में दम लगाने लगा। 2 घंटे में ही सब कुछ बनकर तैयार हो गया। 2 घंटे तक बूढ़े मिस्त्री ने अपने सिरपंचमी के साकार सगुन को जी भर कर निहारा। माधो की माँ बोली, कल सिरपंचमी का प्रसाद दे जाऊंगी। केला अधपका है घर में, गरीब आदमी है हम। बूढ़ा 2 चिलम गांजा पीने के बाद मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा जी के मूड में आ गया था। बोला, कौन अमीर है कौन गरीब है, तुम्हारा घर वाला भला गरीब। बस अभी 10 दिन हम लोग हैं यहाँ। चाय के लिए पाव भर दूध की रोज जरूरत होती है। परदेसी आदमी। पाव भरी क्यों, रोज आज से दूध दे जाऊंगी। जवान मिस्त्री ने बीड़ी सुलगाते हुए माधव की माँ के सामने एक बीड़ी फेंकी। माधो की माँ बोली, मैं बीड़ी तंबाकू नहीं पीती भैया। टोकरी सर पर रखने से पहले उसने सूरज की ओर देखा। हल उठने से पहले ही वो गांव पहुंच जाएगी। बूढ़ा मिस्त्री बहुत देर तक देखता रहा, जब तक वो रेलवे बांध के नीचे नहीं उतर गई। माधव की माँ के पर लग गए हैं। वो इतनी हल्की हो गई है कि धरती पर पांव ही नहीं पड़ते मानो। पांव को उस जमीन पलक मारते पार हो गई। उसने गांव की सीमा पर आकर अपने कमर में बंधे साड़ी के आंचल को खोलकर सर पर घूंघट लिया। फिर टोकरी कमर में लेकर धीरे धीरे चलने लगी। आंगन में प्रवेश करने से पहले ही उसकी नजर बिना नहाए बैलों पर पड़ी। भला आदमी तो सो रहा है कंबल बिछाकर। बबुआ! बबुआ नहा धोकर हाथ में पीली धोती लिए पड़ोस में घूम रहा। माँ की बोली सुनकर दौड़ता हुआ आया। सिंघाई की नींद खुली, लेकिन सपने का भ्रम छाया रहा उसकी आंखों पर। माधव अपनी छोटी सी प्यारी खुरपी दिखला रहा है, लाल बेंट वाली। माधव ने कहा, बाबा जल्दी बैलों को नहलाओ, माँ फाल सीधा करवा लाई। तुम्हारी खुरपी में भी अंग्रेजी बेंट है। सिंघाई ने माधव और उसकी खुरपी को छूकर देखा। ठीक ही तो, ये तो सचमुच माधव है। दबी हुई खिलखिलाहट सुनकर उसने निगाह उठाई। अरे माधव की माँ! माधव की माँ बोली, ऐसी नींद है तुम्हारी और इतना भौचक होकर क्या देख रहे हो? सिंघाई हड़बड़ाकर उठा। ये माधव की माँ अभी सचमुच माधव की ही माँ है। माधव की माँ ने आंचल में छिपाई हुई टोकरी सामने रख दी। सिंघाई ने झपट कर अपना फाल निकाला। अरे वाह, ऐसी धार! और ये तुम्हारा हंसुआ और मेरी खुरपी में भी अंग्रेजी बेंट। माधव की माँ क्या कहूँ, सचमुच तू जादू जानती है। रहने दो, घंटे में 5 बार मिजाज बदलता है मर्द। न तुरंत आंख लाल करके लाठी चमकाते लाल और न दांत निपोर कर दुम हिलाते लाल। माधव की माँ मान भरी मुस्कुराहट बिखरा कर बोली, गांव के लोग हल बैल लेकर निकल रहे हैं और तुम सोए हो। सिंघाई की देह में दुनिया भर की फुर्ती आ गई। बोला, तुरंत! गांव से उत्तर परती पर सभी किसान जमा हो रहे हैं, हल बैल और बाल बच्चों के साथ। हलवाहों और चरवाहों को नई धोती मिली। तेल लगे बैलों के सींग धूप में चमकते हैं। गांव भर के लोग श्री पंचमी का सगुन देखने आए हैं। एक नौजवान हलवा रह रह के गांव की ओर मुंह करके पुकारता है, चल चल हल उठे हो। गांव की पुरानी रीत है, क्या 12 हल जोतने वाले बड़े और क्या एक हल जोतने वाले छोटे, सभी किसान एक साथ हल खड़ा करेंगे। हलवाए सभी आ गए, सिंघाई को छोड़कर।
सिंघाए को छूटा हुआ ही समझो, वो नहीं आएगा। आ रहा है, सिंघाए भी आ रहा है। टेढ़े फाल से ही सिरपंचमी करेगा, टेढ़े फाल से। सिंघाए ने कंधे से हल उतारकर जवाब दिया, भगवान की नजर टेढ़ी ना हो, फिर फाल तो फाल, सिंघाए का बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकता कोई। सभी चकित हो गए। सीधा फाल? कहां से फाल सीधा करवाया तुरंत? एक एक करके सभी सिंघाए के हल के पास आकर जमा हो गए। पहले ही खुरपी से जमीन छीनकर अपनी अपनी पूजा पूछ चुके थे सभी। सिंघाए की पूजा के समय गांव भर के लोग आकर जमा हो गए हैं। इसको कहते हैं सगुन। गांव के सरगना किसान की पूजा के समय भी इतनी भीड़ नहीं थी। सचमुच फाल भी सीधा है और खुरपी का भेंट पर पालिश है। उसके बेटे की खुरपी तो और भी फैंसी है, लाल भेंट, अंग्रेजी भेंट। अंग्रेजी नहीं, जर्मनिया। सिंघाए ने कहा, पूजा के पहले छूछा मत करो भाई, हम गरीब आदमी कहां से अंग्रेजी भेंट लाएंगे। पूजा पर बैठे हो, पूजा करो, अंग्रेजी फारसी पीछे छाटना। माधो की माँ विरक्त होकर घूंघट के नीचे से बोली। मुट्ठी भर अक्षत लेकर भक्ति भरे मन से सिंघाए ने पूजा की। पूजा करने में उसने जानबूझकर जरा देर कर दी। इस शुभ घड़ी का पसर कर उपभोग करे ना वो। माधो की माँ ने आंचल के खूंट से नई अठन्नी निकालकर पूजा पर रख दी। हल जोतने के बाद हाल के मुंह पर आम के पल्लव से लपेटकर रुपया या अठन्नी बांधते हैं। माधो की माँ नई अठन्नी की तरह चमक रही है आज। सिरपंचमी की रात में होरी गाते समय लोगों ने देखा, सिंघाए के गले में सबसे ज्यादा रस है। न जाने कितने कुग्रहों की नजर काटकर एक सगुन शुभ होता है। शुभ शगुन के बाद भी कुग्रहों की नजर लगी रहती है। गांव के स्त्री पुरुष सिंघाए और उसकी स्त्री की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि डाले बैठे हैं। सगुन शुभ कैसे हुआ? माधो की मां ने हाट में नई चोली खरीदी है। माधो का कुर्ता बागछाप कपड़े का है। माधो की मां 4 घंटे तक पुल के पास बैठती है मिस्त्री लोगों के पास। जिसने बिगड़े सगुन को शुभ किया उसका मन तो रखना ही होगा। आज से दूध का दाम 3 घंटे पर मिलता है भला? सिंघाए बेखबर है। कड़े पानी का फाल है उसका, खूब गहरे जोतता है। खेतों में कड़ा होने से क्या, घर गृहस्थी में तो मिट्टी का लौंदा हुआ जा रहा है ये सिंघाए। कालू कमार ने एक दिन अपने लोहर साहब में बात छेड़ी। अब तो जनाना लोग फाल पिटवाने जाती हैं इस गांव की रेलवे के लोहार के यहाँ। जनाना लोग मत खाओ, एक के चलते सभी को बदनाम मत करो। आज सिंघाए की अनुपस्थिति में उसके कई शुभेच्छु उसके पक्ष में बोल उठे। देखो भाई, सभी की औरतें हाट बाजार में सौदा बेचती खरीदती हैं, अकारण ही किसी को दोष मत दो। सिंघाए से कुछ ले देकर निपटारा कर लो कालू। कालू चुपचाप धौंकनी की कड़ी खींचकर लोहा लाल करता रहा।